ये है न्यूज 24 और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। गोरखपुर और फूलपुर के लोकसभा नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा में मिली पटखनी के बाद मोदी के खिलाफ बने महामोर्चे को फिर से नई ताकत मिल गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2019 में मोदी की राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मतलब ये कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। इसी पर हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में मोदी योगी का जादू फेल हो रहा है और क्या 2019 में भी चल पाएगा उपचुनाव का गणित? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं दोनों तरफ से। हमें जो लोग बता रहे हैं, मैं दुख के साथ आपको बता रहा हूं कि बताते हैं कारण इसमें एक तो अहंकार है बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं आपके यहाँ बहुत दम और अहंकार हो गया है। लोग इतनी अहंकारी बातें करते हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं, राशन नहीं कर दे रहे हैं उसके बदले में। जिम्मेदारी तो मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। मैं ये कह सकता हूँ कि किसान के सवाल पर ये सरकार ने धोखा दिया है। सब किसान गरीबों ने ये मतदान किया है। सामाजिक न्याय की जीत है, सामाजिक सद्भाव बने उसकी जीत है और बांटने वालों की राजनीति का खात्मा हुआ है। जो नफरत का रथ एक चालू हुआ था और जिस क्षेत्र से एक देश की राजनीति बदली थी, मुझे लगता है वो रथ हमने रोकने का काम किया। जो देश के असल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, वे बाकी सब विषयों पर हावी रहे। जिन्ना हारा, दंगा हारा, गन्ना जीता। आप कृपया करके बाई इलेक्शन को बैरोमीटर मानते हैं, हम बड़े इलेक्शन को बैरोमीटर मानते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जब मेन चुनाव आएगा तो मोदी जी का काम, भाजपा की नीयत, स्थायित्व और विकास की अपेक्षा जनता हमारे साथ आएगी। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद भी हैं, प्रवक्ता जयवीर शेरगिल। सबसे वरिष्ठ मेरे इस पैनल में जेडीयू के केसी त्यागी, स्टूडियो में देवाशीष जरारिया बीएसपी समर्थक हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल सिंह और समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता घनश्याम तिवारी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी, ये क्या हुआ? क्या मोदी का जादू कम हो रहा है जैसे जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं? अनिल सिंह, पहली टिप्पणी आपकी, क्या मोदी का जादू कम हो रहा है? देखिए संदीप, इसको मोदी के जादू ग्रुप में मत देखिए। मोदी जी ने जो भी चुनाव जीता है, जीतने के मूल कारण को आप समझने की कोशिश करें। मोदी जी जो चुनाव जीते हैं वो सारे चुनाव सत्ता के खिलाफ उनको वोट मिला है, एंटी इनकम्बेंसी का उनको फायदा मिला है और एक वाइबल विकल्प रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया है। गुजरात एक महज ऐसा उदाहरण है जहां पे वो लोग मुश्किल से सस्टेन किए हैं। इसके अलावा तमाम उनके जीतों का सिलसिला देखिए, वो जीत उनके सत्ता के खिलाफ मतदान मिला है और उसमें उनकी जीत हुई है। चाहे राज्य की जीत हो या केंद्र की जीत हो, वो हमेशा सत्ता के खिलाफ जीतते आए हैं और एक वाजिब विकल्प दिया उन्होंने और जीत हासिल की। आज वही हो रहा है। आज वही समस्या मोदी को उल्टे रूप से फेस करनी पड़ रही है। जहां इनकी सरकारें हैं, उनके सरकार के खिलाफ मतदान हो रहा है और मतदान यूं हो रहा है कि उनके खिलाफ एक वाइबल विकल्प है, चाहे वो गठजोड़ का विकल्प हो, चाहे वो एक लालू यादव के बेटे का विकल्प हो, जो अकेले इनको पानी पिला रहा है। केसी त्यागी, हार की वजह क्या है? क्या मोदी और खास पहले उत्तर प्रदेश की बात करूंगा मैं, बाद में बिहार पर भी आने वाला हूं, मोदी योगी का जादू कम होने लगा है क्या? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संदीप जी एमपी रह चुका हूं और लोकदल से रहा हूं, इसलिए वहां की डेमोग्राफी भी जानता हूं और पॉलिटिक्स भी। गन्ना वहां के किसानों का एक मुख्य मुद्दा होता है। मुझे अफसोस के साथ कहना है, इस समय भी मुजफ्फरनगर जिले के अंदर लगभग 8,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का सरकार पर बकाया है और वहीं पर हमारे मुख्यमंत्री भी गए, बड़े बड़ी उन्होंने तकरीरें की। तो बड़ा मुख्य कारण गन्ना किसानों की नाराजगी का था। दूसरा, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सपा और बसपा का जो गठबंधन है
वो जमीन पर बहुत मजबूत है। क्योंकि मैं इस गठबंधन में माननीय मुलायम सिंह जी के साथ कई साल रहा हूं, ये इसकी जो बूथ केमिस्ट्री है बहुत मजबूत है। इसलिए नए तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि इस उपचुनाव से कोई बीजेपी नहीं, ये रहा तो आपने 2015 में दिखाई थी केसी त्यागी, ये रहा तो बिहार में आप लोगों ने ही दिखाई थी। दुर्विरोधी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सही साथ आ गए, एक मंच को साझा किया और बीजेपी को उखाड़ फेंका। तो क्या ये मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति का नैरेटिव भी प्ले आउट होते हम देख रहे हैं? मंडल पर कमंडल पर मंडल हावी हो रहा है। नहीं, हम तो खुद ही मंडल वाले हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी मंडल वाले हैं, अब तो कमंडलधारी हो गए, मंडल वाले हैं, अब तो कमंडलधारी हो गए। नरेंद्र मोदी जी भी मंडल वाले हैं। अब तो कमंडलधारी हो गए आप। कमंडल वाले भी हमारे साथ हैं ना, मंडल वाले भी। ना 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 ना, अब मंडल से दूर हो गए आप। नहीं, मंडल से दूर नहीं हुए। मंडल का जितना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बिहार में हुआ है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि मंडल तो मर गया था। उत्तर प्रदेश में भी हमारे मित्र जो बैठे हैं, तिवारी जी रिएक्ट करेंगे, और बिहार में भी ये सीमित हो गया था, जिसकी वजह है कि 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत की। जहां मुलायम सिंह यादव जैसा बड़ा नेता था या लालू जी प्रसाद जैसे बड़े नेता थे, तो ये मंडल को भी छोड़ चुके थे। कमंडल से इनका कोई वास्ता नहीं था। हाँ। तो मंडल का जो सरलीकरण है, इसको जो मंडल की गरीब जातियां हैं उसमें लेकर के नीतीश कुमार गए, जिसका बड़ा नतीजा था कि वहां पे इन गरीब लोगों का एम्पावरमेंट हुआ। और फिर इसी सिलसिले में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उन्होंने बहुत अहंकार के साथ कहा, स्वाभिमान के साथ कहा कि मैं अति पिछड़ा हूं, मुझको वोट दीजिए। तो मंडल भी इनका चला है बीजेपी वालों का, लेकिन हमारा कमंडल झुका तू कायम है। उससे जीवीएल नरसिम्हा राव, कल मैं आपसे बात कर रहा था, कल भी आप मेरे शो पर थे जीवीएल, और आप पूरी तरह से आश्वस्त थे जीत को लेकर। लेकिन यहाँ पर, और अभी मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अखिल भारतीय स्तर पर क्या राजनीति का ऊंट करवट ले रहा है उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन ये हार महज एक उपचुनाव में हार नहीं है, ये गोरखपुर, फूलपुर और उसके बाद कैराना, लगातार हार का सिलसिला यूपी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मोदी मैजिक, योगी मैजिक कम हो रहा है, या ये अहंकार का जवाब मिल रहा है जनता से? किस तरह से आंकेंगे? संदीप जी, ये फिर कर्नाटक में हमें 104 सीट कैसे मिले? कांग्रेस दूसरे स्थान पर क्यों सिमट गई? हम गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा में हम क्यों जीते? क्या वो वहां भारत की जनता नहीं है? क्या वो केंद्र सरकार का कामकाज नहीं देखते हैं? नहीं, यहाँ पर मेरे सहयोगी अनिल सिंह एक वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। जीवीएल एक वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। आप जीतते वहां पर हैं जहां पर गैर बीजेपी सरकारें होती हैं। गुजरात को छोड़ दें, आपने वहां से लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंका। जहां सत्ता पर अब आप काबिज हो रहे हैं, वहां एंटी इनकम्बेंसी सेट इन होने लगी है क्या? एक साल में ही योगी का जादू काफुर हो रहा है। वो बाहर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं आपको जिताने के लिए, यूपी जिता नहीं पा रहे। नहीं, ये विशफुल थिंकिंग है। जिनको जिस प्रकार का विश्लेषण से खुद अच्छा लगता हो ऐसा विश्लेषण कर सकते हैं। गुजरात के अलावा और कौन सा राज्य है जहां हमने चुनाव लड़ा था पिछले 4 साल में? तो आगे जाकर ये विश्लेषण आप आगे के लिए रखिए, तो आगे भी आप एक तरह से डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि आपका विश्लेषण गलत साबित होने वाला है। तो इसलिए हर जो भी चुनाव हारते हैं ये अच्छी बात नहीं है। और उपचुनाव में हार कर 10 में से 9 विधानसभा चुनाव में हार कर उत्तर प्रदेश में, जब आप सबने हमारा 2014 में ही आपने हमारा खत्म होने का आपने नारा दिया था, आंकलन किया था, फिर हम उभर कर विधानसभा चुनाव में लगातार गोरखपुर, फूलपुर, फिर कैराना में हार क्या संकेत दे रही है जीवीएल? no, देखिए, मतलब मेरा ये विश्लेषण है। मैं मानता हूं देश की जनता मेरे विश्लेषण से पूरी तरह यकीन करेगी, मीडिया मित्र करे ना करे। लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जब वोट पड़ते हैं, लोग सरकार को चुनने के लिए वोट करते हैं, और उनमें भी 2 तरह के चुनाव होते हैं, जहां स्थानीय मुद्दे उभर कर आते हैं और अंत में एक सरकार बनती है। दूसरा,
जहां एक हावी एक फैक्टर होता है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, वो सेलिएंट इश्यूज कहते हैं उसको, उस मुद्दों के आधार पर चुनाव में वोट पड़ते हैं। जो चुनाव हम जीते हैं 2014 के लोकसभा और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव, आप यूपी में आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 साल से लगातार चुनाव में जाता रहा हूं। इस बार जब चुनाव हुए, विधायक का उम्मीदवार का नाम क्या है इतने तक लोगों को मालूम नहीं था, कोई परवाह नहीं थी, उनके नाम से परवाह नहीं थी, उनके जाति से किसी को मतलब नहीं थी। ऐसे मतलब हावी हो गया एक बड़ा फैक्टर। गवर्नेंस के लिए हमें भाजपा को जिताना है तो, लेकिन वो विधानसभा उपचुनाव में ये फैक्टर नहीं रहता है। उपचुनाव में उम्मीदवार, उपचुनाव में जाति, उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे, ये सारे हावी होते हैं। तो ये कॉन्सोलेशन प्राइज है जीएसटी, जीवीएल कह रहे हैं इस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जब असल चुनाव आएंगे, आम चुनाव आएंगे, बीजेपी का अश्वमेध रथ, उसकी यात्रा जारी रहेगी। जीएसटी देखिए, जब ये चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ये स्थानीय मुद्दों के चलते हारे, और जब चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं मोदी जी के नोटबंदी के चलते जीते। 2 साल पहले जाइए आप, तो ये जब प्रधानमंत्री वहां रैली करते हैं और चुनाव के कुछ घंटे पहले करते हैं, इनके मुख्यमंत्री वहां रैली करते हैं, उप मुख्यमंत्री वहां रैली करते हैं, तो जनता चीख चीख के कह रही है कि आपका नेतृत्व नामंजूर है, आपकी नीतियां नामंजूर है, जिन्ना नामंजूर है, ये नफरत नामंजूर है, हमें रोजगार चाहिए, आपने जवाब नहीं दिया, किसानों को जो चाहिए आपने जवाब नहीं दिया, तो आप ये जिम्मेदारी, मजबूरी का गठबंधन है, आप कोई नैरेटिव थोड़ा दे रहे हैं। हम नैरेटिव दे रहे हैं, आप हम नैरेटिव दे रहे हैं। नैरेटिव उत्तर प्रदेश की जनता मान गई, उत्तर प्रदेश की जनता मान गई कि जब हमने काम की बात की तो हमने वाकई काम किया था। ये इन्होंने 1 साल में क्या एक्सप्रेसवे बनाना शुरू किया है, कौन सा मेट्रो बनाना शुरू किया, देश भर में 9 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाकर प्रधानमंत्री उस पर रोड शो कर रहे हैं, अलग अलग ग्राम प्रधान लिख रहे हैं कि हमने भी 9 किलोमीटर बना दिया, हमें भी रोड शो करने दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप पूरे चुनाव को एक व्यक्ति के प्रचार का माध्यम बना देंगे, 5,000 करोड़ आप खर्च कर चुके थे प्रधानमंत्री के प्रचार में, और उस प्रचार का क्या नतीजा हुआ कि देश के कोने कोने में आपकी हार हो रही है। ये आप इकलौती ऐसी पार्टी है जो वहां पे हार रही है जहां पे आपकी सरकार है। कांग्रेस और जेडीएस की सरकार कर्नाटक में है, वो लोग वहां पे जीते, आप लोग हार गए वहां पर। ये उत्तर प्रदेश में आप लोग हार गए, ममता बनर्जी जी की सरकार वेस्ट बंगाल में, वहां पे वो जीती, लेकिन आप लोग नहीं जीते। केरल में जो सरकार है वो जीती, सिर्फ आपकी सरकार जहां पर है वहां पर आप हारे। इसका कारण है, ये एक वैलिड पॉइंट है। उपचुनाव जो ट्रेडिशनल विजडम है, विश्लेषण, और जीवीएल बहुत करते रहते हैं विश्लेषण, ट्रेडिशनल विश्लेषण ये होता है कि भाई उपचुनाव तो जो वहां पर सत्ताधारी दल है वो आसानी से जीत जाएगा क्योंकि स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कैराना की लोकसभा सीट हो या नूरपुर की विधानसभा सीट, वहां दोनों बीजेपी हार जाती है। आप जो की हाट में हार जाते हैं, अब मैं बिहार को भी ले आऊं, जेएमएम दोनों सीटें जीत जाती है, बीजेपी हार जाती है झारखंड में। ये कुछ ट्रेंड कुछ कह रहा है क्या? शत्रुघ्न सिन्हा इसे अहंकार बताते हैं, कहते हैं अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को मिलनी चाहिए। कोई नाराजगी सेट इन कर रही है क्या? देखिए, 40-45 साल का मेरा अनुभव बताता है, डॉक्टर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, जनेश्वर मिश्रा, आचार्य कृपलानी, कितने नाम लूं मैं, ये उपचुनाव में जीत करके आती थी। इन्होंने इंदिरा गांधी को, जवाहरलाल को, किसके उम्मीदवारों को नहीं हराया। जहां से जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते थे वहां से जनेश्वर मिश्रा उपचुनाव में जीते। नहीं तो कहना क्या चाह रहे हैं? आधा दर्जन जगह कहना क्या चाह रहे हैं? मधु लिमये कहना क्या चाह रहे हैं? ये उदाहरण मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सब जगह सत्ताधारी दल के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते हो, ऐसा नहीं है। ये बात आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि देश में परिवर्तन की एक बयार बह रही है, अब बयार बहना शुरू हो गई है? इस बात को कहने में क्यों परहेज हो रहा है आपको, त्यागी जी? मुझे इसलिए परहेज हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो हार है बीजेपी की, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि वहां की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, मैं वहां से एमपी भी रहा हूं और 5-6 चुनाव भी मैंने लड़े हैं, उसको जरूर बीजेपी को एक्नॉलेज करना चाहिए और जो त्रुटि कमी है उनको दूर करना चाहिए। क्या कमी है? जो बूथ कमी क्या है वो आज आपकी नजर में कमी क्या है? नहीं, मैं जीवीएल के साथ बैठ करके बताऊंगा, मैं मंच से नहीं कहना चाहता। हाँ। लेकिन
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। हाँ। वहाँ के गन्ना किसानों का बकाया था कई हजार करोड़ रुपए मुझे फंड। ये बात तो आपने कही। वहाँ पे 4 बड़ी मिल हैं, शामिली की है, तितावी की है जी। ये बात तो आप पहले कह चुके हैं जी। इससे आगे भी तो बढ़िए, घबरा क्यों रहे हैं? गठबंधन में दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं घबराता तो नहीं संदीप जी, ऐसा मत करिए आप, इतनी हल्की बात मत कीजिए, गंभीरता से बात कीजिए। तो वहां पर 8,000 करोड़ रुपए बकाया है और गन्ना मंत्री वहीं का है, सुरेश राणा। बिल्कुल जवाब लिया जाना चाहिए गन्ना मंत्री से। हाँ। कि क्यों उसने इस तरह से निकला, और उसके विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। दूसरा मेरा कहना है कि बावजूद खूब काम करने के, अंबेडकर जी को महिमा मंडित करने के, कोई कमी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं छोड़ी। लेकिन जो उन्ना का मैसेज था, जो रोहिल वेमुला की जो अब बोलने लगे ना, उसके संदेश दूर तक चले गए। तो गन्ना किसानों की बात हो, किसानों की बात हो, दलितों की बात हो, मुसलमान को तो आप चाहते ही नहीं कि उनका वोट मिले या ना मिले। ये रेनबो कोalition बन रही है क्या? जयवीर शेरगिल के पास जाऊं उससे पहले जीवीएल एक छोटा सा जवाब। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे बिहार के हार को कैसे देखेंगे संदीप जी? हर चुनाव का हम विश्लेषण करते हैं। जीत का कम विश्लेषण होता है, हार का ज्यादा विश्लेषण होता है, ऐसा होना भी चाहिए। और हर हार को हम स्वीकारते हैं और कोई चारा नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी रही होगी, इसको हम कबूलते हैं। बट लेकिन एक बड़ा विश्लेषण मैंने जो आपको कहा वो भी बड़ा एक फैक्टर है। हमें एक अनयूजुअल इलेक्शंस में नेतृत्व के कारण हमें एक फायदा मिलता है और एक एक्स्ट्रा वोट मिलता है जो उपचुनाव में हमें नहीं मिलता है। और आप जितने भी चुनाव देखें, लोकसभा चुनाव देखें, असाधारण जीत मिली। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में असाधारण जीत मिली। महाराष्ट्र में पहली बार हम अकेले लड़े, सबसे बड़े दल के रूप में पहली बार उभरे। तो ये सारे जो है अनयूजुअल रिजल्ट्स हैं। तो ये हर उपचुनाव में वो रिजल्ट रिपीट हो ऐसा संभव नहीं है। तो उपचुनाव में खुश होने की जरूरत नहीं है जयवीर शेरगिल। 2019 की कहानी दूसरी कहानी होगी, और अभी तो महागठबंधन कोई एका सामने नहीं आई है, इक्का दुक्का वाकया हमारे सामने पेश आया है अभी तो। जयवीर शेरगिल, जी पहले तो माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट जुड़ा हूं, कुछ तकनीकी डिफिकल्टी, 3-4 बातें स्पष्ट कहना चाहता हूं। अमित शाह ने विपक्ष को कुत्ते बिल्लियों का दर्जा दिया था। आज ऐसा लग रहा है उन्हीं कुत्ते बिल्लियों ने मिलकर कार्य कर दिया। ये आपके उपचुनाव सत्य है। दूसरा, जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो बर्फ की जो सिल्ली होती है वो पिघलना शुरू कर देती है। आज जन आक्रोश, जनता का गुस्सा, महंगाई से पीड़ित, तेल की कीमत से पीड़ित, पकौड़ा नीति से पीड़ित, सांप्रदायिकता की पीड़ित से जन आक्रोश, तो उससे भाजपा की सिल्ली को पिघलाना शुरू कर दिया है। अब कुछ तथ्यों पे बात रखता हूं। 2014 से लेकर 2018 आज तक 27 से 28 लोकसभा के उपचुनाव हो चुके हैं। भाजपा का खाता सिर्फ 4 और 5 सीटों पे। देवाशीष, आप इस नैरेटिव को जारी रखेंगे? बिल्कुल। मैं पहले एक बार एक सोशल मीडिया पे बहुत मजेदार जुमला चल रहा है, वो मैं बोल देना चाहता हूँ कि फूलपुर में फूल बरसे, गोरखपुर में रंग, कैराना में भाजपा की पोल खुल गई, भक्त रह गए दंग। तो कल भी मैं आपके चैनल पे था और कल मेरे सामने जेवीएल जी थे और बहुत गंभीरता से वो कह रहे थे कि हम लोग ये चुनाव जीतेंगे, और हम बार बार उनको याद दिला रहे थे कि सोशल कोलिशन जो है वो आपको सबक सिखाएगा। वो भी बोल रहे हैं कि हम हर चुनाव से सीख लेते हैं, हमारे चुनाव से सीख लेते हैं। तो हर चुनाव से सीख आपको ये लेनी चाहिए, आप जो आपने अभी तक नहीं ली है, कि आप कम्युनल एजेंडा पे कितने चुनाव लड़ोगे। आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है देने के लिए जनता को। जनता बार बार रोजी रोटी का प्रश्न पूछ रही है, और आप भी तो जातीय समीकरण बनाकर कर रहे हैं, वही खेल आप कर रहे हैं। रिवर्स पोलराइजेशन हो रही है। पोलराइजेशन नहीं होता, ये सामाजिक समीकरण बिठाना। अच्छा, आपका सामाजिक समीकरण वो करे तो वो सामाजिक समीकरण है, वो ध्रुवीकरण। वो तो कहते हैं कि जन्ना पे करोगे या गन्ना, वो जिन्ना गन्ना का सवाल उन्होंने उठाया। वहां मोदी जी आते हैं 9 किलोमीटर की सड़क के लिए 6 किलोमीटर का रोड शो कर देते हैं वो, और से पूछते हैं कि मुजफ्फरनगर के दंगे। अगर आपने एक बार वोट ले लिया, आप मुजफ्फरनगर के दंगों के ऊपर आपने 2014 में वोट मांगा, 17 में भी वोट मांग लिया आपने, अब आप फिर से आकर बाई इलेक्शन में भी आके आप मुजफ्फरनगर के दंगों पर ही वोट मांगोगे। अरे वहां के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका कब सॉल्यूशन दोगे? और आप आज सॉल्यूशन नहीं दोगे तो गोरखपुर हो गया, फूलपुर हो गया,
कैराना हो गया, और नूरपुर में तो 1 साल हुआ है अभी तो बनी है विधानसभा की सरकार। 325 का ह्यूज मैंडेट लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी और आज किस दौराहे पे खड़ी है। तो इनको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, और अभी भी नहीं सीखे, अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप कोई और नया एजेंडा लगाएंगे, किसी और तरीके से हम डिवाइड करेंगे, कम्युनल एजेंडा, भैया अति पिछड़ा लगा देंगे। अभी भी इनके बयान तो यही आ रहे थे अभी कि हम अति पिछड़ा बना देंगे, हम बीएसपी और एसपी के अलायंस को तोड़ने के लिए ओबीसी को 3 फाड़ कर देंगे। ये इनका एजेंडा है। अब इस एजेंडा से इनको बाहर निकल के आना होगा। ये इनके लिए अभी भी रेड वार्निंग है, रेड सिग्नल्स है। ये अनिल दुबे प्रवक्ता हैं आरएलडी के, मैन ऑफ द मोमेंट हैं इस वक्त। आरएलडी का उम्मीदवार तबस्सुम हसन कैराना से जीती हैं। अनिल दुबे, दरअसल इस जीत में ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये मजबूरी का गठबंधन था। आप सब लोग हाशिए पर जो चले गए थे, और मैं आपकी पार्टी का खास जिक्र करूंगा, एक विधानसभा सीट, उस विधायक को भी पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। ये तो मजबूरी का गठबंधन था। ताली, ये पेज ठीक ठाक बैठ गए, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं संदीप जी, ये मजबूरी का गठबंधन क्या कह सकते हैं, ये आवश्यकता थी। ये सभी लोगों को जरूरत थी कि आज जिस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है, जिस तरह से मुजफ्फरनगर को और कैराना को बदनाम किया गया, कि अगर कहीं पर जिक्र करे कोई व्यक्ति मुजफ्फरनगर का, कैराना का, तो उसके साथ दंगा शब्द जुड़ के आता था कि ये वही दंगाई मुजफ्फरनगर है, ये वही दंगाई जो है कैराना है। इस तरह की चीजें थी, और पलायन की झूठी खबरें वहां पर फैलाई गई, वहां पे उसको बदनाम किया गया। और सवाल किसानों का था, सवाल किसानों का लेकर के कि हम किसानों को उनकी उपज का मूल्य देंगे, उनकी आमदनी 2 गुनी कर देंगे, गन्ना किसानों का भुगतान जो है 14 दिन के अंदर कर देंगे, प्रतिवर्ष नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, बिजली फ्री कर देंगे। गन्ना नीति में लिखा हुआ है 14 दिन में भुगतान होना है। आपकी जब सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, कब 14 दिन में भुगतान हुआ? तो केसी त्यागी साहब बैठे हैं, मैं भी उसी इलाके से आता हूँ। 14 दिन में भुगतान कब हुआ? केवल कैराना का संदीप जी बाकी है, और 14,000 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश का किसानों का बाकी है। ये सारे सवाल लेकर के वहां पर जरूरत थी कि आज किसानों का जिस तरह से वहां पर शोषण करने की बात सरकार कर रही है, जिस तरह किसानों को के साथ फरेब करने का काम किया, किसानों को कर्ज माफी के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम हुआ, उनका जो फसली ऋण माफ किया वो 2015 और 16 का किया, जबकि 2016 और 17 तो जो पुराने वादे थे बीजेपी के, अब बीजेपी के गले की हड्डी वो बनते दिख रहे हैं। क्या मुद्दे बदल गए हैं? क्या मुद्दे बदल गए हैं अब चुनाव के? इस पर हम चर्चा करेंगे, दायरा बढ़ाऊंगा चर्चा का थोड़ा। 3 मिनट बाद बने रहिए, फिर हाजिर होते हैं। उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं, पालघर के अलावा, पालघर लोकसभा उपचुनाव जीतने के अलावा कहीं से भी बीजेपी को कोई खास अच्छी खबर नहीं मिलती दिखी। उत्तर प्रदेश की हमने बात की, बिहार की भी कर लेते हैं, जहां सुशासन बाबू नीतीश कुमार के लिए भी कोई खास अच्छी खबर नहीं है। अररिया लोकसभा और जहानाबाद विधानसभा हारने के बाद जोकीहाट भी आज 41,000 वोटों से जेडीयू हार जाती है। ये हार क्या संदेश दे रही है बिहार में? मृत्युंजय तिवारी। देखिए, ऐसा है कि बिहार में जिस तरह से 40-42 हजार वोटों से हमारे कैंडिडेट जीते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू यहां से 50,000 वोट से जीती थी और इस बार हम उनसे ये सीट छीन करके लिए हैं। तो ये संदेश दे रहा है कि विपक्षी एकता के बाद बीजेपी पूरी तरह से 2019 में धाराशायी होने वाली है। और ये बिहार की जनता ने जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर मुहर लगाया, जिस तरह से युवा नेतृत्व स्वच्छ छवि के नेतृत्व पर मुहर लगाया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। और ये लोग जिस तरह से तेजस्वी यादव जी पर अटैक कर रहे थे, तो जनता ने ये दिखा दिया कि तेजस्वी यादव उभरते हुए नेतृत्व, जो युवा क्षमता है इनमें, इनके अंदर ये स्वीकारता बिहार की जनता ने स्थापित किया, इनकी स्वीकारता को माना। इसलिए जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का जो अपमान करके यहाँ सरकार बनाया,
उसको पूरी तरह से अवसरवादी राजनीति को नकार करके लालूवाद की राजनीति को यहाँ पर स्थापित किया है। और जो ये हमारा नारा है कि हम इस तरह से बिहार को जिन लोगों ने ठगने का काम किया, जनता को धोखा देने का काम किया, उनके साथ बिहार की जनता बदला लेने के लिए तैयार है, उनको कभी माफ नहीं कर सकती। केसी त्यागी मुस्कुरा रहे हैं। आज योगी वाला हाल नीतीश कुमार का हो रखा है बिहार में। अररिया, जहानाबाद, आज जोकीहाट, लगातार हार पर हार। गलत गठबंधन कर लिया क्या बीजेपी के साथ केसी त्यागी? संदीप जी, जो लोग वहाँ की डेमोग्राफी जानते हैं, जो लोग वहाँ की राजनीति से वाकिफ हैं, उनको बताना चाहता हूँ और अपने आदरणीय पैनल को बताना चाहता हूँ कि 1991 में लालू जी के उदय के साथ, उस समय हम भी उनके साथ थे, कुछ टापू इन्होंने बनाए थे अपनी पॉलिटिक्स के। उसमें सिवान था, जोकीहाट था, उसमें अररिया थी, कुछ बाहुबली इन्होंने पैदा किए थे। उन बाहुबलियों का इस्तेमाल एक दो बार हमने भी किया, हम भी कन्फेस करते हैं। तो ये जीत न तो आरजेडी की है न जेडीयू की हार है। मैं अपने मृत्युंजय तिवारी जी को बताना चाहता हूँ कि 50,000 से जेडीयू नहीं जीता था। इस गठबंधन में जो भी समीकरण बिहार में चल रहा है, उस समीकरण में कहीं आप टिक पाएंगे? नहीं बोलता हूँ, प्लीज। आप लोग की हैसियत खत्म हो रही है बिहार में, आप हंस रहे हैं। अगर आप चुप नहीं, हम गर्त में चले गए, लेकिन आप चुप रहिए, चुप रहिए। यही उम्मीदवार था जो पिछली बार हमारा उम्मीदवार था, जो 55,000 से जीता था। ये उम्मीदवार भी इनकी पार्टी में चला गया, वो 46,000 से जीत गए। यही तस्लीमुद्दीन साहब थे, इनकी पार्टी में थे, 2 लाख से जीत गए। वही तस्लीमुद्दीन जी हमारी पार्टी में आ गए, वो 2.5 लाख से जीत गए। तो ये काम तो बीजेपी भी करती रही है ना। शत्रुघ्न सिन्हा, जीवीएल कह रहे हैं बाहरी सरकारी बात सुनिए, तमाम लोगों को जो ले आए उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है बीजेपी को। यही बात जीवीएल, शत्रुघ्न सिन्हा आप ही की पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं, सांसद हैं। जेडीयू के जो उम्मीदवार थे जोकीहाट में, उनका आपराधिक चरित्र त्यागी साहब बता दीजिए। तो कांग्रेस का कैंडिडेट है। एक मिनट, जीवीएल को रखिए स्क्रीन पर। जीवीएल जवाब दें। दुनिया में नहीं है, शाहबुद्दीन साहब जेल में हैं, अब शाहबुद्दीन साहब जेल में हैं, तस्लीमुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है। जीवीएल को लाइए स्क्रीन पर। जीवीएल जवाब चाहूंगा। बाहरी सरकारी तमाम लोग लेकर आ गए। संदीप जी, जब एक संगठन का विस्तार होता है और जिस प्रकार का भाजपा का विस्तार हुआ, किसी दल का इस प्रकार का विस्तार नहीं हुआ। जब जन समर्थन इतने बड़े स्तर पर बढ़ता है और उसमें कई लोग, नए लोग पार्टी में शामिल होना स्वाभाविक है। इसमें हो सकता है एक आध जगह हमें नुकसान हुआ हो, बट ज्यादातर इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लाभ हुआ है। बट लेकिन हम बिहार में जो भी बड़ी दरार पड़ रही है, बिहार में आपके पार्टी के बीच में और नीतीश के बीच में कितनी बड़ी दरार है, चाहे नोटबंदी का मामला हो या बिहार के स्पेशल स्टेटस का मामला हो। कोई दरार नहीं है, कोई दरार नहीं है। एक मिनट, आखिरी सवाल आपसे जीएसटी और देवशीष जरारिया से 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। ये एका बनी रहेगी क्या? असल टेस्ट तो अब सामने आने वाला है। 2019 तक ये महागठबंधन बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा? देखिए एक क्लिशे है, फेमस डायलॉग है, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी तो पावर कहाँ ही है? ये जनता की पावर, जनता की आवाज ही पावर है। ये जो जीतना हारना अलग बात है। हाँ। आज जनता अखिलेश यादव जी के साथ, मायावती जी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसके वाहक बने। जी संदीप जी, देखिए, जिस दिन से अलायंस की घोषणा हुई है, हमारे दिन हमने फूलपुर गोरखपुर देखा, फिर हमने कर्नाटका का लिटमस टेस्ट देखा, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी आपने देखा और कैराना का भी देखा। जिस दिन से अलायंस हुआ है, कोई भी सिंगल चुनाव नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको 4 एग्जांपल कोट किए हैं और ये सोशल कोलिशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब दरअसल काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है 2019 के चुनाव के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चुनाव होने वाला है। जीवीएल, केसी त्यागी, जयवीर शेरगिल, थोड़ी ओबी में दिक्कत थी, मृत्युंजय तिवारी, अनिल दुबे, अनिल सिंह, जीएसटी और देवशीष जरारिया, आप